हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन तो हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में जैसे कि होता था, क्या होता था बताइए। जैसे जल होता था, जल को हम किस में बदल देते थे? कम टेम्परेचर पे किस में बदल देते थे? ठोस में, ठीक है। और जैसे ठोस होता था तो ठोस को हम जल में बदलते थे, जल को फिर टेम्परेचर देते थे तो किस में बदल जाता था? वो बदल जाता था गैस में, ठीक है। ये सभी भौतिक परिवर्तन को दिखाता था। रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल उल्टा होता है इसका, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसके जो मूल जो गुण होते हैं ना, वो परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। उसको पुनः फिर उसी अवस्था में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि भौतिक अवस्था में क्या होता था कि जब हम जल को क्या करते थे, जल को कम टेम्परेचर देते थे, बहुत कम, तो वो किस अवस्था में बदल जाता था? वो बदल जाता था ठोस अवस्था में, बर्फ में। बर्फ को फिर टेम्परेचर देते थे तो फिर किस में आ जाता था? वो फिर जल में, यानी कि पुनः वो अपना अवस्था परिवर्तन कर रहा है, फिर उसी अवस्था में वापस लौट के आ जा रहा है। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार जब ये बन जाएगा, दूसरा दूसरा पदार्थ अगर बन गया तो ये फिर पुनः उसी अवस्था में नहीं आ पाएगा। ये बहुत से सिंपल सा एग्जाम्पल हर कोई देता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई दूध है, ठीक है। दूध अब क्या होता है? दूध से दही बनना, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम दही से फिर अगर दूध बनाना चाहें तो बन नहीं ना पाएगा, ठीक है। सेम यही चीज़ें है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको इतना सा तो अंतर समझ में आ गया होगा। और सभी हम ये लेक्चर जो भी बताएंगे, ये सभी पढ़ते जाएंगे और समझाते जाएंगे ऊपर से। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप ये सब चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे वही चीज़ें बता रहे हैं जो पहले हम बता चुके हैं, और वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने हमने बहुत सारे जैसे कोलाइडी के गुण धर्म, ये सभी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। तो मैंने जो बताया है वही चीज़ें हम पीछे बता चुके हैं। ऐसे गुण धर्म, ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, द्रव्यनाक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। समझ आ रहा है कि अगर रंग, कठोरता, दृढ़ता, भाव, घनत्व, द्रव्यमान, द्रव्यनांक लिखा है और क्वथनांक इत्यादि को हम क्या बोल सकते हैं? भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, यानी जितने भी अवस्थाएं होती हैं उसका अंतर रूपांतरण भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं, यानी जो पदार्थ का जो संगठन होता है उसके अंदर जो संगठन होती है उसको बिना परिवर्तन किए हुए क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। उनकी रासायनिक प्रकृति, उनकी जो केमिकल नेचर जो होता है में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी उनके केमिकल नेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं। आपको दिखा होगा कि बर्फ जो होता है अलग दिखता है, जल अलग दिखता है, वाष्प अलग दिखता है, और ये अलग अलग भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। लेकिन ये रासायनिक रूप से क्या है? समान होते हैं, यानी कि ये केमिकल रूप से क्या होते हैं? समान रूप से होते हैं, ठीक है। अगर ये रासायनिक रूप से अलग अलग हो जाए तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। देखिए, जो जल होता है और तेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है? रासायनिक रासायनिक रूप से भी अलग है। देखिए कैसे, दोनों तो द्रव हैं, ऐसे तो दिख रहा है दोनों द्रव है, लेकिन तेल में क्या होता है? आग लग जाती है, लगती है। क्या पानी में आग लगेगी? नहीं ना लगेगी। आग क्या करता है? पानी क्या करता है? आग को बुझाता है। लेकिन जो तेल होता है, तेल में क्या होता है? आग लगता है। क्योंकि दोनों लिक्विड अवस्था में है, ठीक है, लेकिन एक में आग लग जा रही है, एक में क्या हो जा रही है? एक में आग नहीं लगेगी, वो स्वयं आग को क्या कर लेगी? बुझा देगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म अलग अलग है ना, यानी रासायनिक उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है, तेल का जल का केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। देखिए, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है, यानी कि यही रासायनिक गुण जो तेल का है, जो क्या बोलते हैं, आग लगाने की प्रक्रिया, ये क्या है? रासायनिक गुण अलग कर रहा है ना, तो वो जल से क्या करता है? अलग कर रहा है।
जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेता है, परिवर्तन कर लाता है, हम नया पदार्थ पाते हैं। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, यानी रासायनिक जब परिवर्तन हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए मोमबत्ती। अब यहाँ पे सोचिए मोमबत्ती, मोमबत्ती के बारे में। मोमबत्ती तो आप सभी ने देखा होगा, मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जो होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो मोमबत्ती जलाई जाती है तो इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? आप बताइए, इसकी पहचान कर सकते हैं? आप इसे खोज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें फिर हम नेक्स्ट अगर लेक्चर लाएंगे, अगर प्रश्नावली में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न दिखा गया है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, और हम प्रश्नावली में ही ऐसे प्रश्न को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जब तक आप अपने खुद से नहीं करेंगे तब तक हम कितना बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बस पढ़ देता हूँ। पेड़ों को काटना, आपको बताना है कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। मक्खन, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, आप बता सकते हैं क्या है। अलमारी में जंग लग जाता है। जल का उबलकर वाष्प बन जाता है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। ठीक है, ये सभी क्या है, आपको बताना है इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिखा गया है कि अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो मैंने आपको बताया था शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं, आपको इसको अलग करने का प्रयत्न करना है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, यानी शुद्ध पदार्थों के प्रकार क्या हैं। आप टेंशन मत लीजिए, इन सभी का उत्तर आप देने की कोशिश करिएगा, और अगर आप नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश करेंगे, वही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और मैं इन सारे प्रश्नों को हम क्या कर देंगे, इन सारे प्रश्नों को एक एक करके मैं सॉल्व करा दूंगा, बता दूंगा। चलिए देखिए, शुद्ध पदार्थों के क्या क्या प्रकार हैं, यानी इनके प्रकार आपको बताने हैं। तो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनके तत्वों या यौगिकों में हम दो चीज़ों में वर्गीकृत कर देंगे, एक तो तत्व में, एक यौगिक में। ठीक है, तो हमारा देखिए तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम बस ये तत्वों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आज के हम इस लेक्चर में तत्वों के बारे में देखेंगे। देखिए, रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। यानी जो रॉबर्ट बायल थे वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो 1661 में क्या किया था, सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आप क्या बताएंगे, रॉबर्ट बायल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवैजिए ने, देखिए सन 1743 से लेकर के 1794, ठीक है, ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। यानी सबसे पहले तत्व की परिभाषा किसने दिया, आप ये बताएंगे, तो किसने दिया, एंटोनी लॉरेंट लेवैजिए ने। इतना समझ में आया। देखिए, उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। देखिए, ये तत्व का परिभाषा दे रहे हैं, उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी तत्व एक ऐसा मूल रूप है, तत्व सबसे छोटा मूल रूप है, तत्व को हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उसको अन्य छोटे सरल पदार्थों में क्या कर सकते हैं, उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तत्व की हमारा परिभाषा हो गया, किसने दिया था, एंटोनी लॉरेंट लेवैजिए ने। याद रखेंगे इसको। ठीक है, देखिए, तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी तत्वों को तीन चीज़ों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इसको बोलते हैं मेटलॉइड, उपधातु यानी मेटलॉइड। ठीक है, अतः हमेशा दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करता है। आप यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे इनके गुण देखेंगे। पहले हम देखेंगे धातु के गुण, धातु के क्या क्या गुण हो सकते हैं, एक धातु में क्या क्या गुण हो सकता है। तो आप देखेंगे कि एक धातु में ये चमकीली होती है, ठीक है, यानी धातु कैसी होती है, एक चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ठीक है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ताप यानी हम धातु होता है, ठीक है, तवा होता है, तवा एक धातु है ना, तवा को हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें टेम्परेचर आ जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो रोटी फूल जाती है गर्म के कारण। उसमें अगर करंट सटाएंगे, उसमें तार सटाएंगे, लाइव तार सटाएंगे, लाइव तार मतलब समझ रहे हैं, जिसमें करंट हो उसको तार सटाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, समझे, वो भी क्या है, एक धातु है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये तन्य होती है, तन्य मतलब समझ रहे हैं, इनको बहुत मतलब खींच करके पतले तारों के रूप में हम बना सकते हैं, ठीक है। ये आघातवर्धनीय होती है, आघातवर्धनीय याद रखिएगा, मेन पॉइंट, तन्य हो गया, आघातवर्धी हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसको पीट कर महीन चादरों में क्या कर दिया जा सकता है, ढाला जा सकता है। इसको पीट कर एकदम महीन चादरों में क्या कर लेंगे, ढाल देंगे। ये यहाँ पे देखिए ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, अगर आप इसको ठोकेंगे ना किसी अन्य लोहे से तो ये क्या कर देगा, ये आवाज़ निकालेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये सभी क्या है, धातु है, ठीक है। पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से क्या है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, जिसको काटा जा सकता है। यहाँ पे देखिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के सभी क्या है, उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है, द्रवित, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा धातु है जो कि कमरे के टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप क्या बताएंगे, पारा, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पे किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आते हैं अधातु। अधातु क्या होती है, देखिए अधातु कैसे पहचान करेंगे, इनमें कुछ या सभी को प्रदर्शित करती है। देखिए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा अधातु, ये देखिए ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये अलग अलग रंगों की होती हैं अधातु। ये ताप और विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है, लेकिन धातु क्या होती है, सुचालक होती है, ठीक है। ये देखिए ये चमकीली, प्रतिध्वनि पूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती, यानी कि ये चमकीली नहीं होती और प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती, इनको ठोकने पे कोई सा भी टन का आवाज़ नहीं निकलता है, आघातवर्ध्य नहीं होती, ठीक है। इनको पीट कर पतला आप नहीं कर सकते, ये भंगुर होती, टूट जाती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण, ये सभी क्या है, अधातुओं के उदाहरण है। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन ये सभी क्या है, अधातु हैं, ठीक है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते, कुछ तत्व ऐसे होते हैं ना जो न तो पूरी तरह से धातु होंगे और न ही पूरी तरह से अधातु होंगे, उनके बीच के तत्वों को दर्शाते हैं, या यानी आधा धातु आधा अधातु, ऐसे समझिए, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, उपधातु यानी मेटलॉइड कहते हैं। जो बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी मेटलॉइड हैं, उपधातु हैं। न तो ये पूरी तरह से ससुरा धातु है न अधातु है, ठीक है। ये क्या है, ये केवल समझ जाइए कि ये केवल उपधातु है, ठीक है। ये इसमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जा रहा है, ठीक है। जर्मेनियम में भी धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 100 तत्व ऐसे हैं जो मतलब ज्ञात हो गए हैं, ठीक है। इनमें से 92, जो 100 में से 92 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 8 से एक्स्ट्रा बचेगा। तो 92 जो तत्व हैं प्राकृतिक हैं, ये नेचुरल रूप से पाए गए हैं, जबकि जो शेष मानव निर्मित है, मानव ने बना दिया है 8 तत्वों को, ठीक है। अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में होते हैं, याद रखिएगा, सबसे अधिकतर जो तत्व होते हैं सभी क्या होते हैं, ठोस अवस्था में ही होते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में। पूछ देगा कि कितने ऐसे तत्व हैं जो कमरे के टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस की अवस्था में पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 11 तत्व। और पूछ देगा ऐसे तत्वों का नाम बताओ जो कमरे के तापमान पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में, तो आप क्या बताएंगे, पारा और ब्रोमीन। पारा और ब्रोमीन जो ऐसे 2 तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर यानी 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर, यानी कि 303 केल्विन से थोड़ा सा अधिक तापमान अगर मिलेगा तो ये द्रव अवस्था में ले लेगा, कौन, गैलियम और सीजियम, ठीक है। ये इतनी तेजी से पिघल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यौगिक, यौगिक को अच्छे से समझेंगे। यौगिक को समझने के बाद अगर हम देखते हैं कितना और बचा है, 1 मिनट थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मिश्रण तथा यौगिक में अंतर हो जाएगा और यहाँ पे हम कुछ ये चीज़ें हैं, ठीक है, इनको भी देख लेंगे और अभ्यास हमारा स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी को मैं एक एक करके सॉल्व करा दूँगा, ठीक है।
चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही लेक्चर को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है।